ठीक है, सब चलेगा। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब रिवीजन मारना हमें बहुत जरूरी हो जाएगा, और ज्यादा नहीं, लगभग 5 से 7 या 2-3 मिनट समय लगता है रिवीजन मारना, मतलब जो पढ़ा गया है उसको बहुत फॉरवर्डिंग से हम कहते हैं रिवीजन मार ले, जल्दी हो जाता है, और थोड़ा सा हमें आगे वाला समझ में जल्दी आने लग जाता है। क्या पढ़े थे हम लोग कल? विज्ञान के बारे में। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा गया था? साइंस कहते हैं हम। विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं। और हमें पता है विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान किसको कहते थे कल किसको बताया था विज्ञान? तो साइंस कौन से शब्द से लिया गया है? साइंस का मतलब ही क्या होता है, देसी भाषा में कहे तो साइंस का मतलब होता है जानना। साइंस की भाषा में क्या होता है, मतलब साइंस को अगर हम देसी भाषा में कहें तो जानना। तो जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है अगर उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी को तो साइंस की भाषा में हम क्या बोलते हैं? विज्ञान का नाम देते हैं। कि जैसे पानी गैस में बन के उड़ गया, तो उसको अगर हम जानने की कोशिश करना शुरू किए तो हम सीधे कह दे कि हम विज्ञान उसको नाम दे सकते हैं साइंस की भाषा में। तो विज्ञान की कोई अलग परिभाषा नहीं होती है। विज्ञान की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? आसपास, ये कल लिखा गया था, आसपास के क्या चीज है, घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। साइंस की भाषा में मतलब कि अगर हम पूछे ये किससे मिलकर बना है, तो अगर तुम दिमाग लगाने लगे भैया इसमें ये चीज मिला होगा, तो हम उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? जो हम अपना दिमाग लगा रहे हैं उसी को साइंस की भाषा में विज्ञान का नाम देते हैं। विज्ञान कै भागों में बटा होता है, मतलब कै भागों में बटा है तुम्हारा? विज्ञान जो तुम्हारा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन भाग में डिवाइड है? तो सबसे पहला जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा ना, वो जानते हो कौन सा मिलेगा? रसायन विज्ञान सबसे पहले तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। मतलब जो हमारी साइंस है जो हम पढ़ना शुरू करने वाले आज, वो कै भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। एक तो रसायन विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, तीसरा जो है ना वो है भौतिक विज्ञान। ये 3 भागों में हमारी साइंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बटा हुआ है 3 पार्ट्स में। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी खोज किसने किया था, उनको हम पिता कहते हैं, तो इनके जनक कौन है? ये भी थोड़ा याद रखना। कभी कभी ऐसे होता है कि एक एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है, चलिए बताइए रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना, अगर गलती से कोई पूछ ले तो याद रखना किसको हम कहते हैं? इनके जो जनक हैं एंटोनी लेवोसियर हैं। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन पर हमें याद रखना पड़ेगा। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर भाई साहब है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? पता होगा, 9th में पढ़े होगे, बताया गया होगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? अरस्तु भाई साहब है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अगर भौतिक विज्ञान के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो इसमें हम कहते हैं बहुत सारे लोग, कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन जो चीज हम बता रहे हैं बस खाली उनके लोगों के नाम याद रखना। भौतिक विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, गूगल पर मारोगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन है? न्यूटन। इनका जनक मतलब कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा गया है। और कहीं कहीं पर तुम्हें ऐसे मिलेगा, न्यूटन का नाम नहीं पढ़ने को मिलेगा तो कहीं कहीं पर आइंस्टीन का नाम आता है। मतलब सीधा ये बोल दे कि ये 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जो अपना पूरा जीवन भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में लगा दिया, अपना पूरा जीवन ही साइंस के जीवन में व्यतीत किया हुआ है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इतनी चीजें हम कल पढ़े थे। हमें जो आज शुरुआत करनी है वो जानते हो कौन सा शुरुआत करना है? वो यही है। और इसको हमें अगर पढ़ना है तो हम सीधे कह दें हम लोगों का जो सफर रहेगा वो कहां से शुरू होगा? हम लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं, हमें पता है बिल्कुल तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। कोई बच्चा भी अगर हम कह दें, अगर हम विज्ञान को अगर हमें टारगेट करना है, कितना टारगेट करना, हमें 100 पर 100 टारगेट करना है, तो इसके बिना हमारा संभव नहीं हो पाएगा। किसके बिना संभव नहीं हो पाएगा? रसायन विज्ञान के बिना सोचो हम 100 में से 100 नंबर ला दें तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्या होता है कि नहीं आ पाता है? ये थोड़ा सा क्या है, इंसानों के द्वारा हवा बना हुआ है। हवा जानते हो क्या होता है? कि भले तगड़ा ना हो लेकिन लोग इसको इतना चार प्रचार कर देते हैं
कि लगता है कि सच में ये क्या है, कठिन है। और वाकई थोड़ा सा मैं ये भी नहीं कह रहे कि कठिन नहीं, हल्का कठिन है, लेकिन अगर कठिन तुम्हें तब ना लगेगा जब इसकी बेसिक जान जाओगे। तब इसकी बेसिक अगर जान जाओगे तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा, और तब उठाना तुम्हारे लिए नंबर दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर ये नहीं समझ में आया तुम्हें तो हम सीधे कहते कि इतना तब तो हम भूल जाएंगे कि भैया इतना तुम लोग ला करके रख सकते हो, इतना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम लोगों का सफर ऐसे ही ये नहीं मिलेगा। हम लोगों का सफर चालू करेंगे तो कहां से चालू करेंगे, जीरो से हीरो तक का एकदम सफर रखेंगे हम लोग पढ़ने का। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जो बता रहे हैं उन बातों को याद रखना। अब सोचो जरा कि अगर हमें यहां से यहां तक का सफर रखना है, मतलब अगर 100 में से 100 नंबर हमें अचीव करना, प्राप्त करना है, तो हमें क्या क्या चीजें अपनानी पड़ेगी। तो हम सीधे कहते हैं कैसे पढ़ाई करें, मतलब 3 बातों को तुम्हें याद रखना होगा। सबसे पहली चीज तो कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। ये पढ़ने का तरीका भी तुम्हें पता नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा इतना नंबर मिल जाए। हम लोगों की कैसी आदत होनी चाहिए पढ़ने की, हम लोगों की कैसी आदत होनी चाहिए। एक बात और ध्यान देना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा कि वहां पर जो हम लोग तीसरी जो आदत अपनाने वाले होंगी वो हम लोगों का रिवीजन वाली आदत होनी चाहिए। ये तो आदत कम, लेकिन ये दोनों बात पर बहुत ज्यादा फोकस करना। कैसे पढ़ना होगा, अगर हमें इतना नंबर लाना तो हमारा ये सफर रहेगा, अभी चालू करेंगे, लेकिन हमें अगर ये प्राप्त करना तो हमें 3 बातों बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जो कल पढ़ाए हैं उनको थोड़ा सा साइड करके अगर हम समझे तो ये 3 बातों को बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसको इन 3 बातों को याद रखना। सबसे पहली चीज कैसे पढ़े, तो हम जब पढ़ाएंगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है, इतना नंबर लाना है, तो हमें किस प्रकार से आदत डालनी पड़ेगी। हम खुद पढ़ाते समय तुम्हें बता देंगे कैसे तुम्हें पढ़ना है। दूसरी बात, कैसी आदत होनी चाहिए, आदत तुम्हारी ये होनी चाहिए। दूसरी बात का हम जवाब दे रहे हैं हम कि दूसरी बात का जवाब ये होना चाहिए कि जो भी कुछ हम बनाएं उसका जाकर क्या करो, आंसर बुक बनाओ। आंसर बुक मतलब वही फेयर और बनाना होगा। फेयर करने के बाद उसको क्या करो, थोड़ा सा सुंदर उंदर में लिखना, सुंदर सहित लिखना होगा। और क्या करो, उसको हम कह दें रिवीजन मारो। ये वाली आदत होनी चाहिए। लेकिन हाँ एक बात और, इसी में हमें एक बात और कहें तो यहां पर रेगुलर भी होना चाहिए। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, खास करके इनको हमें जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तब तक बात करें। तो ये दूसरे का जवाब हो गया, और रिवीजन तो इसी में आ ही गया। मतलब ये 3 बातों को हमें ध्यान रखना होगा। कैसे पढ़ें वो हम बताएंगे, पढ़ने का तरीका सब जब पढ़ाना शुरू करें तुम्हें खुद आइडिया लगता चला जाएगा, भैया हम अब इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना, उसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। तुम्हें आदत तो खुद लग जाएगा। लेकिन ये वाली आदत तुम्हें अपनानी पड़ेगी। ये आदत बच्चों के अंदर जल्दी नहीं आती है। कैसी आदत, वो सोचते हैं कल लिखेंगे, परसों लिख लेंगे, आज का लिखाया हुआ। फिर सुंदर लिखना होगा, मतलब जो भी कुछ लिखो बुक में, जब भी लिखो सुंदर लिखो और डेली लिखो। उसको रिपीट भी करो, रिपीट करने के साथ साथ रेगुलर क्लास भी करते रहो। तो ये वाली आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये आदत टूटनी नहीं चाहिए, तब जाकर के यहां से हमारा ये सफर कंप्लीट हो पाएगा। अब हम शुरू करते क्या चीज, अब हम अपना शुरू करते रसायन विज्ञान को। तो सबसे पहला रसायन विज्ञान देखो हेडिंग डाले हमें इसको पढ़ना है। इसको इंग्लिश जानते हो क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री का हम नाम देते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम थोड़ा लिखते रहा करो कि जब भी कहीं पर हिंदी लिखा करो तो थोड़ा सा अपने को समझने के लिए, अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए वहां पर क्या किया करो। अब तो बड़े हो गए हो, तुम लोगों का क्लास थोड़ा सा उच्च लेवल में अब आएगा, तो इसलिए अब कह रहे हैं तुम लोग अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करो। अब वो 6, 7, 8 का क्लास नहीं रहेगा तुम लोगों का। जो भी कुछ लिखो थोड़ा सा उसको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करते रहा करो कि ताकि हमें धीरे धीरे वो भी चीजें आनी शुरू हो जाए। तो रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं हम, केमिस्ट्री का हम नाम देते हैं इंग्लिश में। और यही चीज हम शुरू करने चल रहे हैं। बहुत लोग इसकी परिभाषा पूछेंगे लेकिन हम बाद बता देंगे इसको। ये क्या प्रकार का होता है, ये दो नहीं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। तो कौन, 1 तो भौतिक रसायन, 2 रासायनिक रसायन, 3 रासायनिक केमिस्ट्री। 3 प्रकार का होता है। 1 तो भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री। 3 प्रकार का होता है। 1 तो भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री। 3 प्रकार का होता है। 2 भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री। 3 प्रकार का होता है। 1 तो भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 प्रकार का होता है। 2 भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 प्रकार का होता है। 2 भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 रासायनिक केमिस्ट्री, 3 प्रकार का होता है। 2 भौतिक रसायन, 2 रासायनिक केमिस्ट्री,
भौतिक रसायन। एक चीज और बता दें कि जो हमारे रसायन विज्ञान है ना, इन रसायन सॉरी ये जो हमारा विज्ञान है ना, विज्ञान हमारा तीनों से मिलकर के बना हुआ है और हमें तीनों को एक साथ पढ़ना है। लेकिन हम एक बात और बता रहे हैं कि ये जो रसायन विज्ञान है, जब तुम और आगे बढ़ोगे तो इनको तुम्हें अलग अलग पढ़ने को मिलेगा। अभी इन बातों को तुम्हें ध्यान नहीं देना है, अभी इस बात को तुम्हें ध्यान नहीं, बस खाली तुम्हें बता रहे हैं हम कि रसायन विज्ञान जब हम और आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमें तीनों को एक साथ पढ़ना है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 10 पास करेंगे तो इन सब के अलग अलग फिर भाग मिलना शुरू हो जाएंगे। रसायन विज्ञान में तुम्हारा अलग किताब हो जाएगा, इसका किताब अलग हो जाएगा, इनकी किताब तुम्हें अलग पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जब हमें ये बुक हमारे हाथ में आएगा तो इनके फिर 3 भाग हो जाएंगे। इनके फिर हमारे क्या हो जाएंगे, फिर 3 खंड हो जाएंगे। कौन कौन खंड हो जाएंगे? एक तो हमारा जो खंड हो जाएगा वो रसायन भौतिक रसायन हो जाएगा। दूसरा कौन, रसायन विज्ञान का दूसरा खंड कौन होगा? तो दूसरा जो खंड होता है ना वो ये है अकार्बनिक रसायन। तीसरा कौन होता है? कार्बनिक रसायन। हम लोगों को जो टारगेट करना है वो यही है। सोचो जरा कि रसायन विज्ञान को तगड़ा कौन बनाता है? तो रसायन विज्ञान जो तगड़ा बनाने वाला है ना वो तुम्हारा यही है। ये व्यक्ति को अगर संभाल ले जाओगे तो ये रसायन विज्ञान तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। किसको संभालना है? हम इंटर वाले बच्चों से भी बोलते हैं कि यही उनको खाली संभालना है। अब तुम लोगों से भी बोल रहे हैं कि तुम खाली इसको संभाल ले जाओ। अगर ये चीज हमारे बस में हो गई तो ये हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हर एक बच्चों के लिए क्या हर एक बच्चों के लिए बच्चों चलो चलो बच्चे सुन लो, सबसे बच्चे ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, हमें रसायन विज्ञान स्टार्ट करना है। साइंस हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे जो हमारे लिए मेन है, रसायन विज्ञान। ये तो तुम्हें वैसे फिलहाल के लिए बता दिए हैं, तुम इसको याद रखो चाहे ना याद रखो, ये तुम्हें इंटर में काम आने वाला है। लेकिन अभी हमें कौन सा काम आने वाला है? हमें ये तीनों काम में आएंगे जो तीनों के एक साथ पढ़ ले। और तीनों के एक साथ पढ़ने के लिए हम सबसे पहला खंड स्टार्ट करेंगे, कौन सा? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हमें स्टार्ट करना होगा। और रसायन विज्ञान को अगर हमें आसानी से समझना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे तभी जाकर के हमारा विज्ञान जो है बहुत आसान बन पाएगा। और बेसिक चीजें क्या होंगी वो पढ़ाएंगे तब जान पाओगे। मतलब हमें बेसिक चीजों को क्लियर करना होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जीओसी के नाम से जानते हैं। और कल बताए भी थे जीओसी का पूरा नाम क्या है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम इसको नाम देते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अब इसी को हम लेकर के हम क्या करते हैं, अपना काम शुरू करेंगे और इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसको बिटा ले, इतनी तो चीजें हम कल बताए थे, इसको हम केवल अभी रिपीट किए बैठे। अभी नोट करोगे? हाँ, नाम चाहो तो लिख लो थोड़ी देर के लिए, ये नाम नोट करना होगा। कोई पूछ भी सकता है कि चलिए बताइए रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो नाम तुम्हें बहुत याद रखने होंगे। वहीं पे लिख लो जहां का बनाए थे डायग्राम। मतलब अब हम लोगों का क्या होगा, काम शुरू होगा, रसायन विज्ञान में फोकस करना शुरू होगा। रसायन विज्ञान संभाल ले जाना बस। रसायन विज्ञान अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये विज्ञान तुम्हारे लिए हलवा लगेगा, एकदम एकदम हलवा नहीं रहेगा। पिटाल ले कुंदन। तो हेडिंग डालना रसायन विज्ञान। हेडिंग क्या डालोगे? रसायन विज्ञान। पिटाल देना सब। चलो फाइनली अब हम लोग अपने आप पर अपने मतलब सिलेबस में आएंगे।
जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हमें पढ़ने के लिए बेसिक स्टार्ट करेंगे, तब जाकर मजा आएगा। वैसे भी क्या प्रकार के बताए थे अभी, इनके कितने प्रकार बताए थे अभी? 3 प्रकार। कौन कौन, नाम याद हो जाए। एक तो हमारा भौतिक रसायन होता है, आ रहा है ना, दिखाई दे रहा ना। दूसरा अकार्बनिक रसायन, ये भी नाम याद, नाम केवल याद कर लो, कोई भी जरूरत नहीं है हमें। अकार्बनिक रसायन। तीसरा क्या है? तीसरा जो है हमारा कार्बनिक रसायन होता है। तीसरा जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है? कार्बनिक रसायन। हम स्टार्ट करेंगे इनको लेकर के, इनसे यहां से स्टार्ट करेंगे और इनसे हम शुरू करेंगे अपना रसायन विज्ञान को। कार्बनिक रसायन किसको कहा जाता है? ध्यान देना कि कार्बन एवं, अब यहां से लोग खेल शुरू हुआ, एक एक चीज समझते चलना, अन्ना सो जाए तुरंत बताना। इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिकों का क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन, सॉरी, कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब सीधा हम ये कहते देसी भाषा में तुम्हें बताए तो कि कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक होंगे उनका जब अध्ययन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन का नाम देते हैं। लेकिन अगर कार्बन से संबंधित यौगिक का अध्ययन नहीं करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। शब्द में छिपा हुआ अकार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन से संबंधित यौगिक का अध्ययन नहीं करते हम, और इसमें केवल कार्बन से संबंधित यौगिक का अध्ययन करते हैं। और यही व्यक्ति है जो इसको तगड़ा बनाता है, इसीलिए हम इसी से शुरुआत किए। ये समझ में आ जाए तुम्हें, विज्ञान तुम्हें दिक्कत नहीं डालेगा, इसलिए हम यहां शुरू करें। तो पहली बात तो ये कार्बनिक रसायन किसको बोले हम? कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। पहली बात। अब हेडिंग हमारा कौन पड़ेगा इसमें? कार्बन। यानी कार्बन से संबंधित हम यौगिकों का अध्ययन करेंगे तो हम शुरुआत ही करेंगे कार्बन से। पहली बात, कार्बन में, कार्बन एक क्या है? हम लोगों का तत्व होता है। कार्बन क्या है? कार्बन एक क्या है? तत्व है। पता होना चाहिए कार्बन क्या। कोई पूछे कार्बन क्या है तो कार्बन हमारा एक तत्व है। दूसरी चीज, कार्बन हमारा अधातु है। कोई पूछे कार्बन तत्व धातु एक अधातु है तो कार्बन क्या हमारा? अधातु होता है। तीसरा पॉइंट, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सिंबल, कार्बन का प्रतीक। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी से लिखते हैं हम। मतलब कार्बन को अगर कहीं पर लिखने की बारी आएगी तो किससे लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं हम कार्बन का प्रतीक क्या होता है। ये सब फैक्ट चीजें हैं। यहां पर जो जो चीजें अभी बता रहे हैं फिलहाल इसको भी दिमाग में गांठ बांधना पड़ेगा कि कार्बन हमारा एक तत्व होता है। कार्बन धातु एक अधातु को पूछे तो कार्बन अधातु है। कार्बन का प्रतीक क्या है तो कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक को हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं? जेड का। मतलब अगर कहीं पर जेड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है वो। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। देख लो वहां टेबल बना हुआ है, 1 2 3, देखो वहां से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लाइन से देखो, ऊपर वाली में, नीचे ना देखो, ऊपर नीचे से सीधा देखो। हाइड्रोजन के सामने कौन दिखाई पड़ रहा है? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन दिखाई पड़ा ना। तो कार्बन को इसको भी पढ़ाएंगे, वो भी टेबल पढ़ाएंगे, वो सारे टेबल को पढ़ाएंगे, हम एक एक चीज पढ़ाएंगे, तब जाकर के तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है अभी याद रखो, केवल ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। लिखते हैं जेड से, होता कितना है? 6 होता है। एक बात और,
परमाणु क्रमांक को ही हम दूसरे शब्दों में प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे प्रोटॉनों की संख्या किसको कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक को ही तो हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। मतलब चाहे परमाणु क्रमांक लिखो चाहे क्या लिखो, प्रोटॉनों की संख्या दोनों एक ही चीज है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है, इसी को कहते हैं 6 जो हमारा आया हुआ है, जेड को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5वें पॉइंट, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 9th में भी बताया गया होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो क्या आता है, 2,4 आता है। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है, 2,4 आता है। ये जब छोटे से क्लास में बच्चे रहते तब उनको इस तरीके से सिखाया जाता है कि भैया कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऐसे करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा हाई स्कूल और इंटर में आता है तो उसको हम दूसरे टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाते हैं। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें हम इसी तरीके से समझाएंगे, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हम ऐसे, मतलब बड़ा जब हो जाता है तो उसको हम इस तरह से समझाते हैं। कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके लिए हम एक नियम बताएंगे। इस नियम का नाम याद रखना, 9th में जो बच्चा, मतलब जो टीचर साइंस पढ़ाया होगा वो बताया भी होगा। जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो किस बेस पर होता है, तो वो अपबाहु का नियम जिस बच्चे को याद होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर ले जाएगा। अपबाहु का नियम याद है ना, बताए थे। अपबाहु का नियम ऐसे, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2, 4p6, 4d10। ऐसे हम और चाहें तो आगे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने के बाद हम इस तरह से काट पीट लेते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, 2,4 आता है। लेकिन जब बच्चा, मतलब ये जब छोटे क्लास में होता है तो उसको ऐसे करने को सिखाया जाता है कि भैया इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कर दो और इस तरह से लिख डालो। लेकिन जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो उसको तरीका अलग अपनाया जाता है। ये तरीका हम बताएंगे अभी, इस तरीके से बताएंगे इसको हम कैसे लिखें। ये हमारा क्या हो गया, ध्यान देना, इसको इस तरह लिखते तो हैं भले इस तरह से, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, पहला कोष, और ये क्या होता है हमारा दूसरा कोष। इसको लिखने का कुछ इस तरह तरीका होता है। जब भी किसी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा जो लिखने का तरीका होता है 2, 8, 8 के क्रम में लिखा जाता है। किस क्रम में लिखा जाता है, 2, 8, 8। तो ध्यान देना, पहला वाला हमारा 2 आ चुका है ना, पहले कोष में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 होता है, तो 2 तो हो चुका है। दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। मतलब भरपाई करने के लिए कितने लोग होने चाहिए, यहां पर यही तो लोग खाली दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इनको हम लिखे 2,4 ही तो है ना ये। अब खुद दिमाग लगाओ कि पहले कोष में 2 होता है तो 2 हमारा है। करने का तरीका भी ना सोचो कि कैसे हुआ, करने का तरीका बताएंगे। बस खाली ये देखो कि मान लो कि हो चुका है ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब करते हैं तो ऐसे हमारा आता है। अगर आ चुका तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पहला कोष हमारा फुल है ना। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो दूसरे कोष में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4। कम है कि ज्यादा है, हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कोष का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अधूरा है। कितना कम है, 4। होना कितना चाहिए, 8, लेकिन है कितना, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इस समय क्या अधूरा है। संसार का एक नियम है, मतलब हर एक तत्व ये सोचता है कि हम अपने आप में क्या हो जाएं, स्थायी हो जाएं, और स्थायी हो करके अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करना शुरू कर दें। अब ये बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अक्रिय गैस क्या होता है। अक्रिय तत्वों के जैसा हर एक तत्व सोचता है बेचारा कि हम अक्रिय तत्वों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दें। अक्रिय तत्व, अब पहले पता करना ये होगा कि अक्रिय तत्वों का नेचर कैसा होता है। तो अक्रिय तत्व फिलहाल हम ऐसे समझो कि अक्रिय तत्व वो होते हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं। इनका बाह्यतम कोष क्या होता है, भरा होता है। अब खुद सोचो अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाए तो तुम कमाने जाओगे, बिल्कुल आराम से बिंदास से घर पर खाओगे। तो कुछ हर एक तत्व ऐसे सोचता है कि ऐसे हमारा अक्रिय जो तत्व होता है ना, इनके पास भरपूर होता है, इनका सभी कोष क्या होते हैं,
पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। इसीलिए क्या करता है, अक्रिय तत्व जो होते हैं ये किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं ये। तो इसी के जैसा सब लोग बनने की कोशिश करते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि हमारा हर एक कोर्स क्या हो, भरा का भरा हो, कि जिससे हम किसी से मतलब ना रखें। लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या हो चुका है, भरा नहीं है। भरा नहीं है मतलब ये कार्बन अब अस्थायी, हम सीधे बोल सकते हैं कि कार्बन हमारा क्या है, अस्थायी। अस्थायी मतलब कि इसके पास भरपूर पैसा नहीं है। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दिया जाए तो 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा तो इसका पूरा कोर्स भर जाएगा। और जब पूरा कोर्स भर जाएगा तो वो अपने जीवन में, जिंदगी में खुश हो जाएगा, कहेगा भैया हमारे पास बात, तो सारे कोर्स क्या हो गए, फुल हो गए। अब हमें कोई किसी से टेंशन नहीं, किसी से मतलब नहीं है। लेकिन इस समय क्या हो गया, कार्बन हमें समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि कार्बन का बाह्यतम कोश क्या होता है, अधूरा होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बाह्यतम कोश में क्या आते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि अस्थायीपन होता है कार्बन। कार्बन स्थायी होने के लिए इनके पास 2 रास्ते आते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कार्बन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश भरा नहीं होता है। कार्बन अपना स्थायित्व बनाने के लिए, अक्रिय तत्वों के जैसा बनने के लिए वो क्या करते हैं, इनके पास 2 ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शन क्या क्या आता है, ध्यान से समझना। अब हम खेल ही शुरू होगा कार्बन के स्थायित्व, यानी कि हमें पता है कि कार्बन अस्थायीपन में है। कार्बन क्या है, कार्बन स्थायी का अस्थायी है। तो कार्बन हमारा अस्थायी क्यों, कैसे कैसे जान मिलेगा अस्थायी है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश क्या है, भरा हुआ है। बाह्यतम कोश भरा मतलब सॉरी बाह्यतम कोश भरा नहीं है, इसलिए अस्थायी है। अब ये बेचारा सोचेगा कि अस्थायीपन से कैसे हम स्थायी की जिंदगी जीना शुरू कर दें। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनको 2 काम करना होता है। इनको 2 ठो दिमाग, मतलब कि इनको दिमाग में 2 तरीके से सुझाव आता है। सुझाव नंबर 1 ये आता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये आता है इनके दिमाग में कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ऑप्शन नंबर पहला है ये। ऑप्शन नंबर पहला इनके मन में ये आता है दिमाग में कि क्यों ना हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, उधार ले ले, और उधार लेकर के हम अपना कोश बाहर वाला या अंतिम वाला क्या कर ले, भर ले। पहला कोश मतलब पहला दिमाग में ये आता है इनके मन में, ऑप्शन नंबर पहला ये होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को भर ले, मतलब उधार लेकर क्या कर ले, अपना बाह्यतम कोश भर ले और वो क्या बन जाए, स्थायी। स्थायी को मतलब समझ में आ रहा है ना, स्थायी का मतलब क्या है, स्थायी तो मतलब क्या, जैसे कि हम मान लो कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, दर दर भटकेंगे। तो हमारे पास उस समय कौन सी जिंदगी होगी, अस्थायीपन वाली। अगर हमारे पास भरपूर पैसा हो जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे, मतलब बिल्कुल स्थायी रहेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसी को लेकर के समझो यहां पर कि कार्बन की जिंदगी में क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अधूरा है, इसलिए ये क्या जीता है, कार्बन हमेशा अस्थायीपन की जिंदगी जीता है। कार्बन हमेशा दर दर भटक करके सोचता है कि कैसे हम क्या हो जाएं, अस्थायी से स्थायीपन की जिंदगी जीना शुरू कर दें। तो इनके लिए दिमाग में 2 ऑप्शन आते हैं कि क्यों ना हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन धारण कर ले, और 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण करके हम क्या हो जाएं, स्थायी बन जाएं। या फिर कार्बन के मन में यह ऑप्शन आता है, या तो इस तरह से हम अपना स्थायी बना ले, या तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसके मन में ये आता है कि क्यों ना हम अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर का जो 4 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई पड़ रहा फालतू में, वो भी कोश को बाहर कर दिया जाए। अगर मान लो बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तब कार्बन ये सोचता है कि क्यों ना हम जो बाहर में जो अधूरा मतलब इलेक्ट्रॉन है वो भी हम निकाल कर फेंक दें, मतलब त्याग कर दें। तो कार्बन ये सोचता है कि क्यों ना हम 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दे, त्याग करवा दे, तब भी वो अपने जीवन में खुश हो सकता है। कार्बन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं अपना स्थायित्व होने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, कहीं से ले ले 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और या तो फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है वो निकाल दे उठा करके। अब ये वाली चीज तुम्हें कम समझ में आ रही होगी, यहां पे तो समझ में आ रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो भर गया कोश, वो स्थायी बन गया। लेकिन निकालने पर वो कैसे खुश हो जाएगा, एक उदाहरण देते हम तुम्हें। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो बच्चा 10th की क्लास में पढ़ रहा है, उसको हमने लालच दिया, क्या दिया, हमने उसको लालच दिया कि तुम क्या करो 90% नंबर ले आओ, हम तुम्हें एक अच्छा सा
आईफोन खरीद कर देंगे 30-35 हजार, यानी 35 हजार वाला फोन। इतना बड़ा लालच दे दिए। ठीक है, समझ रहे ना कि हमने एक बच्चा जो 10 में पढ़ा था उसको हमने लालच दिया कि 90% नंबर लाओ तो क्या देंगे तुम्हें, 35 हजार का फोन आईफोन खरीद कर देंगे। उस बच्चे ने क्या किया, पढ़ लिख करके मेहनत से लगन से 90% वो हासिल कर लिया। और जब हमारे पास आया कि भैया या सर जी हमने इतना नंबर क्या किया, प्राप्त कर लिया, अब अपना याद दिलाएगा, जो कहे थे वो बात बताइए, याद दिलाएगा। मान लो हमें नहीं याद है तो वो याद दिलाएगा कि वो याद करिए बातें क्या बोले थे उस समय। तो मान लो हमें याद आ गया, तो हमने कहा लो बेटा 20,000 रुपया ले जाओ, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 20,000 रुपया ले करके जाओ, कोई छोटा मोटा फोन ले लो, छोटा मोटा कोई फोन ले करके आओ, चलाओ। अब 20,000 तक का हमने पैसा दे दिया कि जाओ 20,000 तक का कोई फोन लेकर के आ जाओ अपने मन से। तो जैसे तुम 20,000 दोगे, मतलब मान लो हम दिए किसी को, तो 20,000 जैसे हम छोटे से बच्चे को देंगे, इस बच्चे को देंगे, तो इसके मन में क्या चलेगा, फिर मन ही मन गरिया रहा होगा, मन ही मन क्या गाली दे रहा होगा कि जब पैसा देने को नहीं था तो हमें लालच क्यों दिए 35,000 का। तो उसके मन में दो तरह से सवाल चल रहा होगा। सवाल नंबर एक ये कि या तो हमें पूरा पैसा दो, पूरा पैसा दो, हम लेंगे तो वही फोन लेंगे, जिद पड़ा हुआ है, या तो हमें पूरा पैसा दो, हम फोन वही लेकर आएंगे, और या तो यहू ना दो, तब वो जीवन, मतलब उदासी उदासीपन से क्या वो कह रहा कि ये वो पैसा रख लो, हम नहीं लेंगे तुम्हारा पैसा। तो इस तरह से ये भी कार्बन ऐसे सोचता बिल्कुल कि या तो इसका पूरा कोष भर जाए, या तो ये बाहर वाला पूरा कोष क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, खाली हो जाए। तो इसलिए इसके पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के स्थायित्व बनता है, ग्रहण करके बना, अगर स्थायित्व अपना बनाया, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, कार्बन के ऊपर जो आता है ना, कार्बन के ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा। जब वो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अगर अपना स्थायित्व बना रहा होगा, तो उस समय कार्बन के ऊपर कैसा चिन्ह आएगा, याद रखना माइनस आता है। अब माइनस आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कार्बन के ऊपर माइनस आया तो उसको हम नाम देते हैं, जानते हो क्या, कार्ब ऋणायन का हम नाम देते हैं। समझा रहे ना, अगर कार्बन के ऊपर अगर माइनस आता तो उसका क्या नाम दोगे, कार्ब ऋणायन के नाम से जानोगे। अगर कार्बन क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। अगर कार्बन अपना स्थायित्व बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो कार्बन के ऊपर कैसा निशान आता है, प्लस। अगर कार्बन के ऊपर कहीं पर भी तुम्हें प्लस दिखाई पड़ जाए तो उसको क्या नाम से जानोगे, क्या बोलोगे, उसको कार्बधनायन के नाम से जानते हैं हम, उसको हम कार्बधनायन का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है सर जी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करो तो इसको माइनस कैसे आ गया, और चाहे वो त्याग कर रहा तो उसके ऊपर प्लस कहां से आ गया। चलो यहां बताते हैं, हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमें कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। यहां पे एक बात हमें और लिखवानी चाहिए थी, वो लिखवाए नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान रखना कि कार्बन के जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 तो आता ठीक है, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा साइड में कर दो दिमाग से। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अभी बताएं, 6 होता है। कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जेड को ही तो प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो पी का मान कितना होता है कार्बन में, 6। कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। मतलब कार्बन के अंदर प्रोटॉन भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन भी उसके अंदर 6 होते हैं। कोई पूछे कि कार्बन के अंदर, चलिए बताइए कि प्रोटॉन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो द्रव्यमान संख्या होता है 12। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है। अब ये 12 कैसे आएगा ये अभी हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी एक चीज और ध्यान दे दो तनी कि अगर कहीं पर हमें कार्बन या कौनो भी तत्व को लिखने की कोशिश करते हैं, कौनो भी तत्व को लिखने की कोशिश करते हैं, तो लिखने का क्या तरीका होता है।
तो लिखने का तरीका ये है, ऐसे कौनों भी तत्वों में लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखते हैं। मतलब 6C12 ये किसका मान होता है? ये नीचे होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नीचे कौन है? तत्वों का लिखने का ये तरीका है, ये प्रतीक है। तो नीचे कौन है? किसका मान कहलाएगा? जेड का। ऊपर किसका मान कहलाता है? द्रव्यमान संख्या को ए कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो मान है वो ए से लिखा था। ऊपर वाला मान ए का कहलाएगा और नीचे वाला मान जेड कहलाता है। तो ए का मान कितना है? 12 और जेड का मान कितना है? 6 होता है। ये लिखने का तरीका है। अब हम अपने पाते हैं कि यहाँ पर माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस कैसे आया। समझना तनी कि अगर हम क्या कर दें, हमने क्या तरीका लगाया कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेना। अगर बाई चांस मानो, जरा समझना तनी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, कितना क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर वो कार्बन ग्रहण किया तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा ना। प्रोटॉन 6 है, ये है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो हमने क्या बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब तो ये स्थायी होगा। अगर मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी बनने की कोशिश कर रहा है, तो अगर जैसे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पहले कितना था उसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 4 और कहीं से ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल उसके पास? 10। तो अब ध्यान दो कि प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन जैसी चीज को हम माइनस कहते हैं, प्रोटॉन जैसी चीज को हम प्लस कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कौन कम है? जो ज्यादा होता है उसी के घर, मतलब उसी के नाम से घर जाना जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में तुम अकेले हो और 10 बहनें हैं या 10 लड़कियां, या फिर एक स्कूल है जिसमें 2-3 खाली लड़के हैं और बाकी 100 लड़कियां हैं। तो वो स्कूल किसका कहा जाएगा? वो लड़कियों के स्कूल। तुम्हारे नाम से नहीं जाना जाएगा, सीधे कहेंगे लड़कियों का स्कूल है। जैसे महाराज सिंह देखियो ना, महाराज सिंह केवल लड़कों का स्कूल, वो लड़कियां नहीं है। तो लड़के हैं तो इसलिए नाम कहीं पूछोगे तो कौन किसका स्कूल बताएंगे? वो कहेंगे वो लड़कों का स्कूल है। चले जाओ वहां महिला डिग्री में तो वो लड़कियों का स्कूल है। केडीसी में जाओगे तो वो दोनों का माना है, क्योंकि उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी, तो वो किसी का नहीं माना जाएगा, दोनों का माना जाएगा। तो जिसकी संख्या होती है ज्यादा उसी को उसी के नाम से घर जाना जाता है। तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की, यानी माइनस वाले की ज्यादा। कितने से ज्यादा है? यानी कि कार्बन में देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया? 4। तो 4 ठो माइनस ज्यादा, इसलिए C4 माइनस लिखते हैं। और इस C4 माइनस को क्या बोलते हैं? कार्बन रेडियन का नाम देते हैं। अब बात हम इसको समझते हैं। प्रोटॉन कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। अब हम त्याग की बात करें। अगर मान लो कार्बन त्याग करके स्थायित्व बन रहा होगा अपने आप में, तब क्या हो रहा होगा? कार्बन त्याग करके स्थायित्व बनने की कोशिश कर रहा होगा। तो सोचो जरा, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए? निकाला जाए, तो प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? अभी प्रोटॉन तो अभी 6 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन में से अगर 4 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब बताओ किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? प्रोटॉन का मतलब प्लस, कितना ज्यादा है? 4 ठो। तो जो भी ज्यादा होता है उसको ऊपर खोपड़ी पर लिखा जाता है, जिसको कहते हैं हम, मतलब C4 प्लस, यानी प्लस 4 ठो प्लस ज्यादा, इसलिए C4 प्लस आता है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसलिए C4 माइनस आता है। बस ऐसे समझो कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी के नाम से उसका घर पहचाना जाता है। अभी इतनी कहानी समझ में आई होगी तो इसको उतारो पहले।